हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं आज से सेकंड ग्रेड साइंस की क्लासेस लूँगी यूट्यूब के ऊपर। तो आप जो भी साइंस सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने पेपर दिया ही होगा साइंस का, वैसे काफ़ी ठीक था पेपर। और जिनका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, इस वाले के अंदर रह रहे हैं, कोई ना, वो अपनी तैयारी जारी रखे, तैयारी को ना छोड़े। फिर से वैकेंसी आएगी 2027 में। इस बार अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप तैयारी छोड़ के ना बैठें। बेटर है कि तैयारी को जारी रखें और मेरे साथ पढ़ते रहें, क्योंकि एक कंटिन्यूटी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। हर सफलता के पीछे स्वयं का जो टाइम टेबल है वो मायने रखता है और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए तो मैं आज पहला चैप्टर लेके आई हूँ। पहला टॉपिक अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम सबसे पहले इसके बारे में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता है, तो उसके बारे में अंतर देखेंगे। अंतर क्या होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऐसी क्या क्वालिटी है जो प्रोकैरियोट्स में है और यूकैरियोट्स में नहीं है। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है पीडीएफ, मतलब साफ दिख रहा है, स्पष्ट। मैं ख्याल से आशा करती हूँ आपको सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, और जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। अब ये सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोट्स में, तो इसका मतलब होता है कि जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो भी नहीं है, और उस केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रिका भी अनुपस्थित रहती है। इसका मतलब पहला पॉइंट अपना क्लियर होता है। यहाँ पे अपना पहला पॉइंट क्लियर होता है कि प्रोकैरियोट्स में सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित, बल्कि यूकैरियोट्स में उपस्थित। तो आपको ध्यान रखना है, जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक की झिल्ली भी अनुपस्थित होगी और उसके अंदर उपस्थित केंद्रिका भी अनुपस्थित रहेगी। ये अपना पहला जो पॉइंट है जो कि क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कहलाता है कि मतलब कि न्यूक्लियोइड या केंद्रिकाएं क्या होता है। पहले तो आप इसके बारे में जानें कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए या आरएनए जो भी होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ अथवा डीएनए कोशिका द्रव्य की विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड या केंद्रिकाएं कहते हैं। और जबकि यूकैरियोट्स जो होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियोइड किस में पाया जाएगा, केंद्रक के भीतर। आप जहाँ तक पता कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें प्रोकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थ हमेशा कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, न कि केंद्रक में, क्योंकि केंद्रक इसमें अनुपस्थित रहता है, उपस्थित ही नहीं रहेगा। तो आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में आ गया। और यूकैरियोट्स में केंद्रक प्रेजेंट है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियोइड जो होता है वो केंद्रक के भीतर पाया जाता है। अपना दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट कहलाता है कि इसमें डीएनए वृत्ताकार द्विरज्जुक होता है और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। बल्कि यूकैरियोट्स में डीएनए कैसा देखने को मिलेगा आपको, डीएनए रेखित होता है, द्विरज्जुक होता है और हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होता है। दोनों में एक खास बात होती है जो क्वेश्चन बनता है, और कई सारे ना मतलब जानते हुए भी ये गलती कर बैठते हैं। कि विशेष बात है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर में ये पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो किस प्रकार का होता है, रेखित होता है या वृत्ताकार। कंफ्यूज हो जाते हैं ना एग्जाम के अंदर। हमें जानना है कि प्रोकैरियोट्स जो जीवाणुओं में पाया जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, उनके अंदर डीएनए वृत्ताकार होता है। ध्यान रखना, डीएनए वृत्ताकार और द्विरज्जुक होता है, और उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। बल्कि यूकैरियोट्स जिसके अंदर एनिमल्स जो भी है अपने, मतलब प्रोटिस्टा, ये जितने भी है ये यूकैरियोट्स में आएंगे, और इसमें डीएनए रेखित होगा, द्विरज्जुक है, डबल स्टैंडर्ड और हिस्टोन प्रोटीन के साथ है। ठीक है, ये अपना तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है कि झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, क्योंकि केंद्रक है ही नहीं, तो केंद्रक नहीं है तो केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होगा। अब झिल्लीयुक्त कोशिकांग कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, ये सारे अनुपस्थित होते हैं। बल्कि यूकैरियोट्स में झिल्लीयुक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये सारे के सारे जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग है ये यूकैरियोट्स में उपस्थित है।
अब झिल्लीयुक्त कोशिकांग आपको पता है, ये सारे इसमें है ना द्विझिल्लीयुक्त को है, और क्या कहते हैं जो ये सारे डबल द्विझिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं, जो कि इसमें यूकेरियोट्स में उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्लीयुक्त है, परंतु ये जो गोल्जी का लाइसोसोम ये सारे एकल झिल्लीयुक्त है, ध्यान रखना ना, इन दोनों में अंतर है। उसके बाद हम देखने ये अपना चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, आप इतना ध्यान रखना बस, इसमें झिल्लीयुक्त कोशिका अनुपस्थित, इसमें झिल्लीयुक्त कोशिका उपस्थित। अब द्विझिल्लीयुक्त कौन से, एकल झिल्लीयुक्त कौन से, वो आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। अगला पांचवा पॉइंट अपना कि 17 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, बल्कि यूकैरियोट्स में 70S और 80S प्रकार के दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर कि यूकैरियोट्स 70 प्रकार के राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में 70 केवल प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 70-80 दोनों पाए जाते हैं। 80 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि यूकैरियोट्स में, ध्यान रखना, ठीक है। अपना पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया। छठा पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य प्रवाह अनुपस्थित, जो साइटोप्लाज्मिक स्टेरिंग जो है ना, ये अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में कोशिका द्रव्य प्रवाह उपस्थित होता है, ध्यान रखना, ये छठा पॉइंट है, ठीक है। आशा करती हूँ ये 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। हम अगली वाली पे करते हैं। 7वां पॉइंट है कि कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन अनुपस्थित, किसमें, प्रोकैरियोट में कोशिका कंकाल नहीं पाया जाता है, बल्कि यूकैरियोट्स में कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन उपस्थित होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि कोशिका कंकाल किसमें देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल ध्यान रखो कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि मोनेरा जगत पूरा प्रोकैरियोट्स में आता है। इसके अंदर मोनेरा जगत में कौन कौन से आएंगे, आर्की जीवाणु, यूबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटिस, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में हैं। बल्कि यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लास्टिक और एनिमेलिया, ये सारे यूकैरियोट्स में हैं। इनके बारे में विस्तार से हम अगले जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे कि प्रोटिस्टा और फंजाई और एनिमल्स, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, और आर्कीबैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंस है, ये सारे एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर देखने को मिलेगा अपन को। हाँ, अगला देखिए कि ये सारे आपके 7 पॉइंट है, ये क्लियर हो चुके हैं, और एग्जाम्पल भी इनको याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, वो समान होती है दोनों के अंदर, और दोनों ही मामलों में ये फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत और प्रोटीन से बनी होती है, जो कि कोशिका के अंदरूनी हिस्से को बाहर से अलग करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, इनकी परत होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों तो समान पाई जाती है, परंतु इनकी जो दोहरी झिल्लीयुक्त जो परत पाई जाती है वो क्या करती है कि अंदरूनी हिस्से को बाहरी परत से अलग करती है, ध्यान रखना। अगला वाला आता है कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस कोशिका सिद्धांत के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये क्वेश्चन तो, ठीक है ना। पहले तो ये ध्यान रखें कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये 1838 से 1839 में सेल्डन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, और उन्होंने कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया, इसका रूपांतरण 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है सेल्डन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, परंतु इस सिद्धांत के अंदर रूपांतरण किसने किया, इस सिद्धांत के अंदर रूपांतरण किया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है ना। और इसने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये किसमें दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला में, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है ना। इस कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, विषाणु, वायरोड और प्रायोन, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि मतलब आजकल तो क्वेश्चन है ना
कथन और कारण में देने लग गए। तो इसमें कथन और कारण में पूछ सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद है निम्न में से। विषाणु, वायरोड और प्रायोन, और कई और एक्स्ट्रा एक चीज़ नहीं डाल देंगे या कुछ भी डाल देंगे। जैसे कि मान लो कुछ भी डाल दिया तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 3 तो फिक्स है ही है, ध्यान रखना इसके अंदर। अगला पेज है कि कोशिका आवरण, जिसे बोलते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप है ना। इसमें क्या होता है कि देखो, कोशिका आवरण है ना, प्रोकैरियोट्स और जीवाणु का विशिष्ट लक्षण होता है। ये ना 3 परत से मिलकर बना होता है। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली परत कहलाती है, जो बाह्य परत होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स। ये सबसे बाहरी परत होती है जो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। सबसे बाहरी परत है ना, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। और मध्य जो परत होती है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। ये रही कोशिका भित्ति, ठीक है ना। ये मध्य वाली परत कोशिका भित्ति कहलाएगी। और सबसे भीतरी और आंतरिक होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर आपको ना, आप प्रोकैरियोट्स में आपको पता है डीएनए कैसा देखने को मिलेगा, वृत्ताकार देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे डीएनए वृत्ताकार है और डबल हेलिक्स है, ठीक है ना। और 17 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना 17 प्रकार के। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएगी, मध्य परत कोशिका भित्ति है, और सबसे भीतरी और आंतरिक परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब हम ये देखेंगे कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो क्या होती है, सबसे बाहरी परत है। और ये यदि दृढ़ और मजबूत पदार्थों से बनी होती है तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे। यदि हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स यदि दृढ़ है और मजबूत पदार्थों से बना होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। और यदि ढीले पदार्थों से बनी होती है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स की विशेषता कहलाती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आपको स्ट्रेप्टोकोकस में पॉलीसेकेराइड जो कैप्सूल देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस में जो पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल है ये ग्लाइकोकैलिक्स का उदाहरण होता है। और बेसिलस जो एंथेसिस जो एग्जाम्पल है बेसिलस एंथेसिस का, उसके अंदर जो कैप्सूल देखने को मिलेगा वो किसका होता है, प्रोटीन से बना होता है। और ये प्रोटीन क्या करता है पता है आपको, किसी भी जीवाणु को रोगजनक क्षमता प्रदान करता है। ये खास बात है इसके ग्लाइकोकैलिक्स की। यदि सपोज करो यदि प्रोकैरियोट्स में यदि ग्लाइकोकैलिक्स नहीं हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि प्रोकैरियोट्स के जो जीवाणु है यदि उसके अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं हो, यदि अगर प्रोकैरियोट्स के जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर यदि ग्लाइकोकैलिक्स में ये ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट रहेगा तो सपोज करो उसमें रोगजनक क्षमता नहीं आएगी। इसलिए ये विशेष बात होती है, इनकी खासियत होती है जो रोगजनक क्षमता प्रदान करवाते हैं। ये अपना चैप्टर भी, ये वाला पेज भी क्लियर हुआ। अगला, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मध्य परत होती है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। अब जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपको बताना है जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन कहलाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या कहलाती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप इसको बोले लिख लो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पक्का श्योर बनेगा कि कोशिका भित्ति क्या कहलाती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूरिन। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है, याद कर लो इसको, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन इनसे बनी होती है, ये कहलाती है। और ये पेप्टिडो जो ग्लाइकोन होता है वो अमीनो अम्ल व शर्करा से बनी होती है। अब ये शर्करा मैंने वर्ड लिया है, ये शर्करा कौन कौन सी शर्करा होती है इसके अंदर, ध्यान रखना, NAM और NAG। NAM NAG इसका मतलब समझते हो, NAM का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, ये दोनों ही होते हैं इसमें, दोनों ही शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाए अगर कथन और कारण में क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा कि शर्करा जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर एमिनो अम्ल शर्करा से बनी होती है। तो वो शर्करा कौन कौन सी होती है, 2 शर्करा इसमें है जिसका नाम याद रखना, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। ठीक है, भूलना मत बिल्कुल भी, इनको याद रखना है, इसका मतलब याद रखना है। और जितना भी मैंने पढ़ाया है एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, कथन और कारण में आराम से वो
2 3 4 क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं एक एक लाइन से, ठीक है। अगर हम पूछा अब लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करती हैं, आपको पता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका एंजाइम लाइसोजाइम है। नोट लिखा हुआ है, विशेष रूप से ध्यान कर लो। ये तो हुए हमारे जीवाणु के बारे में, जो कि आज हमने पढ़ा बाह्य परत और मध्य कोशिका भित्ति के बारे में। आंतरिक परत होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है, और कोशिका झिल्ली का रूपांतरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोशिका झिल्ली का रूपांतरण क्या होता है। वैसे हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब यूकेरियोट्स के अंदर, यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है ना, उसका रूपांतरण मेसोसोम कहलाता है, जिसके बारे में हम कल विस्तार से पूर्वक पढ़ेंगे कि मेसोसोम की क्या कार्य है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करता है या नहीं, और जो जीवाणु है उसके अंदर मेसोसोम का क्या कार्य है। इतना तो ध्यान रख लो कि यूकेरियोट्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है ना, वो सारा काम मेसोसोम करता है, जो कि इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, और ये कोशिका झिल्ली का रूपांतरण मेसोसोम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम अगले वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको PDF क्लियर दिख रही होगी, और मेरे साथ बने रहें, और ज़रूर से जैसा जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आई होप जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई तो कंटिन्यूटी रखना ही चाहते होंगे और कर भी रहे होंगे, लेकिन ये मैंने क्लासें मतलब वीडियो इसलिए बनाई है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और कई सारे मतलब स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वापस कोर्स ख़रीदते हैं जो कि 1000-2000 रुपये में मिलते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि मतलब हमारी कंटिन्यूटी बने रहे, और साथ ही साथ में हम क्लासेस सुनते भी जाए, देखते जाए, और हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो इसे एक प्रकार का आप रिवीजन ही समझिए, और जो कि निःशुल्क है यूट्यूब के ऊपर। ये सेकंड ग्रेड की जो क्लासें हैं ये निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। बस आप लगातार बने रहें और साथ में रिवीजन ज़रूर करते रहे, और याद ज़रूर करना है। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, मतलब कि लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी बनाऊंगी, ताकि आप कहीं पे भी चलते उठते बैठते कहीं पे भी इसे देख कर याद कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो बार बार रिवाइज़ करोगे, जितना रिवाइज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और ये चुटकियों में याद हो जाना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन, ये 3 शब्द याद रखना चाहिए। अब उसके बाद में पूछेंगे कि बताओ कि एमिनो अम्ल और शर्करा से बनी होती है, तो वो शर्करा कौन सी होती है, आपको तुरंत याद आना चाहिए वो शर्करा NAM NAG, ये 2 नाम याद रखना आपको, NAM और NAG, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, ये दोनों शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार। और इन दोनों में अंतर कहाँ पे, किसमें केंद्रक प्रेजेंट, किसमें नहीं, और किसमें कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं होती है, द्विझिल्ली कोशिकांग कौन कौन से हैं, एकल झिल्ली कोशिकांग कौन कौन से हैं, किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कौन कौन से में होते हैं, कौन कौन से में नहीं। ये दोनों ही बहुत मतलब अंतर जो है ना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें 80S पाया जाएगा और किसमें नहीं, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर लगातार इसी प्रकार देखते रहेंगे तो अच्छा होगा कि आपकी भी तैयारी कंटिन्यूटी रहेगी, और मतलब तैयारी छूटेगी नहीं, जारी रखना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन एक बार नहीं लिया जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कंटिन्यूटी प्रयास करोगे तो आसानी से एक बार नहीं तो दूसरी बार तो जीत हासिल हो ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अगली वाली क्लास में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।